Hello students, a very warm welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study 73rd and 74th Amendment Act. Okay? तो आज हम लोग देखेंगे इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है. कल हमने पढ़ा था 73rd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि PRI जिससे रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 73rd में PRI होंगे और 74th में जो होगा बच्चों वो है अर्बनाइज एरिया के लिए उसमें एक्ट है. तो आइए देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. The 73rd and 74th Amendment Act, both enacted in 1992, established the third tier of governance in India, decentralizing power. The core difference is their area on focuses. जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट है दोनों ही इनेक्ट हुआ है 1992 में, इस्टेब्लिश्ड हुआ है, और थर्ड टायर गवर्नेंस ऑफ इंडिया का जो थर्ड टायर सिस्टम है उसके थ्रू है, क्योंकि यहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है. जैसे हमने कल भी बताया था कि पावर को 3 गवर्नमेंट के अंदर डिसेंट्रलाइज किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. द कोर डिफरेंस इज देयर एरिया ऑन फोकसेस. तो जो कोर डिफरेंस है उसके एरिया के अकॉर्डिंग है. द 73rd अमेंडमेंट एक्ट फोकसेस ऑन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत्स. तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है बच्चों वो फोकस करता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, मतलब जो रूरल एरियाज़ होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, उनके लिए वो काम करता है जिसमें पंचायत होती है. वाइल द 74th अमेंडमेंट एक्ट फोकसेस ऑन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़. यानी कि जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है बच्चों वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करती है, लेकिन वो अर्बनाइज एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए यानी कि शहरी इलाकों में वो काम करती है, जिसमें आप म्यूनिसिपैलिटीज़ को पढ़ते हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखते हो. तो चलिए आप देख लेते हैं कि कोर डिफरेंसेस क्या है इसके. तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड करके बनाया है, आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही डिवाइड करके बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. तो चलिए देखते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसको जब इम्पोज किया गया 1993 में. 74th अमेंडमेंट एक्ट ये भी 1992 में ही आया, और इसके फीचर्स क्या हैं. फोकसेस एरिया, इसमें एरिया डिफरेंट है. जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट में रूरल एरियाज़ पे फोकस करते हैं और 74th अमेंडमेंट एक्ट में अर्बन एरियाज़ पे फोकस करते हैं. ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये अर्बन एरिया पे यानी कि शहरी इलाकों पे काम करती है. इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है बच्चों. तो गवर्निंग बॉडी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आता है यानी कि PRI आता है, और इसमें लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ आती है जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका को हम लोग पढ़ते हैं. इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन, तो इसमें जो एक्ट हैं उनको ऐड किया गया है. तो एडेड पार्ट 9, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसमें 9 जोड़ा गया है, जिसमें आर्टिकल होंगे 243 से लेके 243O तक, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में है. और 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो पार्ट है वो उसको जोड़ा गया है पार्ट 9A, और आर्टिकल होगा 243P से लेके 243ZG तक. इसके बाद है देखो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल. तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट को 11th शेड्यूल में रखा गया है और 74th अमेंडमेंट एक्ट को 12th शेड्यूल में रखा गया है. ये आपको डिफरेंस हमेशा से याद रखनी चाहिए. इसके बाद है बच्चों 73rd अमेंडमेंट एक्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं जिसपे PRI काम करती है. तो एम्पावर PRI विद 29 फंक्शनल आइटम्स. तो PRI के अंदर 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे कि काम किया जाता है, और इसमें अर्बन एरियाज़ में ULB में अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो सब्जेक्ट होंगे वो 18 सब्जेक्ट हैं. ठीक है, विथ 18 फंक्शनल आइटम्स. और इसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों. तो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है 3 टायर सिस्टम है. पहला है जो विलेज लेवल, जो सबसे नीचे का लेवल है वो विलेज लेवल, उसके ऊपर है ब्लॉक लेवल, और सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये 3 टायर में
काम करती है। और इसका भी 3 टायर है। तो पहले है नगर पंचायत, फिर है उसके नीचे, उसके ऊपर आएंगे तो म्यूनिसिपल काउंसिल्स होते हैं और उसके ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। तो इस तरह से दोनों 3 टायर में काम करती है और अपने अपने बॉडीज़ के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इनको काम करना होता है, क्योंकि ये संवैधानिक है और क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, इसलिए इसमें सब कुछ ऐसे ही बंधा हुआ है। इसके बाद इसके कुछ की फीचर्स हैं जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो की फीचर्स में यहाँ देखते हैं, पहला है डायरेक्ट इलेक्शन। तो मेंबर्स एट द ऑल लेवल्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि इसके जो मेंबर होंगे, या वो PRI के मेंबर हो या वो नगर पंचायत के मेंबर हो, अर्बन एरियाज़ के, दोनों ही इलेक्टेड कैसे होंगे बच्चों? तो दोनों ही इलेक्टेड होंगे लोगों के द्वारा डायरेक्टली। जब हम मतदान करते हैं, अपना कीमती वोट करते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली वोटिंग करके चुनते हैं। नेक्स्ट है देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो बोथ मैंडेट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट SC एंड ST एंड 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। तो रिजर्वेशन भी इसमें रखा गया है। तो रिजर्वेशन में क्या है? तो इसका जो रिजर्वेशन है उसमें ST ST के लिए, SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिज़र्व हैं, और 1/3 जो सीट होती है वो स्पेशली विमेंस के लिए रिज़र्व करके रखी गई हैं। इसके बाद है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसके जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है? तो SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शन करवाता है। तो मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंट्रोल फ्री एंड फेयर लोकल इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है ताकि वो फ्री एंड फेयर लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आएगी? जहाँ डेवलपमेंट का काम हो सके। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगा वो ही इसके PRI और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको पैसे देगा और इसका काम चलेगा। तो रिक्वायर्ड पीरियोडिक फाइनेंशियल रिव्यूज़ टू recommend the distribution of revenues between the state government and the local bodies। तो जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके अंदर रेवेन्यू जो जनरेट होगा वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा लोकल बॉडीज़ के अंदर, और फंड दिए जाएंगे ताकि विलेजेस और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट को बरकरार रखा जा सके, उनको किया जा सके। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और प्रोजेक्ट हैं जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। तो इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इसको फंडिंग करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर फंड करती है, फंड देती है। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए हम लोगों ने ये समझा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के बारे में बातें करेंगे। तो आप देखते रहें डॉक्टर RP क्लासेस। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।